Okay, so today we will continue the chapter of beams and columns. Okay, and we will see different types of loading. अभी बीम्स तो हमने देख लिया कि कौन कौन से टाइप के बीम आते हैं और बीम के सपोर्ट कौन कौन से टाइप के आते हैं that we have learned in previous lecture. Today we are going to see different types of loading means कौन कौन से टाइप के लोड्स एक्ट होते हैं बीम के ऊपर. Okay, so यहाँ पे मैं अभी सपोर्ट्स को निग्लेक्ट करूंगा, सिर्फ रिएक्शंस दिखा रहा हूँ. ओके, वी आर फोकसिंग ऑन लोड ओनली कि कौन से टाइप के लोड एक्ट होते हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज अ कॉन्सेंट्रेटेड और पॉइंट लोड. कॉन्सेंट्रेटेड और पॉइंट लोड. सो फ्रॉम नेम यू कैन आइडेंटिफाई कि ये लोड जो होगा वो बीम के ऊपर किसी एक पॉइंट के ऊपर एक्ट हो रहा होगा. ओके, इट इज एक्टिंग एट one point. That is the concentrated or you can say point load. So real life में ऐसा लोड कौन सा हो सकता है? If you see, it can be a load like this. कि कोई बीम है, उसके ऊपर कोई आदमी खड़ा है, तो you can consider the weight of a man as a point load. Okay, आप ये एज्यूम कर सकते हो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू. डिटेल में अगर जाओगे तो डिटेल में इसके हमारे दो पेयर होते हैं, सो इट इज एक्टिंग एट 2 पॉइंट्स. बट फॉर सिंप्लिसिटी पर्पज यू कैन कंसिडर द वेट ऑफ अ ह्यूमन एज अ पॉइंट लोड एक्टिंग ऑन अ बीम. ऐसे एंड माइंड वेल, बीम्स जो होते हैं उसमें इस तरह के रिएक्शंस भी आ सकते हैं कि ऊपर से हैंग किया होता है. So this is also possible, but for our syllabus point of view, हमारे यहाँ बीम के नीचे की तरफ ही सपोर्ट्स लगाए होंगे. For our subject point of view, so you can consider the weight of a human or any object or anything placed over here, okay, as a point load, because ये पूरा बीम का लेंथ है, उस लेंथ में किसी एक पॉइंट के ऊपर ये वेट है वो एक्ट हो रहा है. ओके, सो दैट इज यू कैन से कॉन्सेंट्रेटेड और पॉइंट लोड. एंड दिस W इज द लोड. कैन यूनिट ऑफ लोड विल बी इन न्यूटन. माइंड वेल, यूनिट विल बी इन न्यूटन. Okay, so load acting at a point on a beam is called concentrated load. Second type of load is uniformly distributed load. So from name you can identify the load will be distributed uniformly. Means अगर ये बीम का पूरा लेंथ है, सपोज ये मेरा बीम है L लेंथ का, so इस पूरे throughout the length the load will be distributed uniformly. Okay, generally this is the this is how you can mention the uniformly distributed load. Okay, this is the pattern, or you can mention like this also. Okay, एग्जाम में आपको दोनों में से कोई भी दिया गया होता है, but both of them are representing uniformly distributed load. Means मेरे बीम का इस एंड पे जितना लोड लग रहा है उतना ही लोड थ्रू आउट द बीम, पूरी लेंथ के ऊपर उतना ही लोड एक्ट हो रहा है. ओके, हर एक पॉइंट पर, बीम के ऊपर हर एक पॉइंट पर सेम लोड एक्ट हो रहा है. दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. एंड इट विल बी गिवन लाइक दिस. Load per unit length. Okay, so the unit of uniformly distributed load will be Newton per meter. Sorry. Okay. So unit of uniformly distributed load will be Newton per meter. तो अगर आपको किसी एक पॉइंट पर लोड कितना लग रहा है, एग्जैक्ट लोड, पॉइंट लोड, अगर आपको
यूडीएल में से पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है फॉर एनालिसिस पर्पस। बिकॉज अगर आप देखोगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, बीम के हर एक पॉइंट के ऊपर लोड लग रहा है। ओके, तो इफ आई विल डू द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट, तो काफी समय लग जाएगा और एनालिसिस भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो वी कैन रिड्यूस दिस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इनटू अ पॉइंट लोड। एंड पॉइंट लोड का यूनिट क्या आता है? पॉइंट लोड का यूनिट आता है न्यूटन में, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर। So if I want to convert this Newton per meter to Newton, so what I need to do? I need to multiply it with meter. Meter means बीम का जो भी लेंथ है उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, देन माय यूनिट विल रिड्यूस टू न्यूटन, दैट इज द यूनिट ऑफ पॉइंट लोड। So keep this thing in mind. Okay. So before going further for analysis of uniformly distributed load, let me show you how it looks. Okay, you see there is a long beam, okay, and a structure placed over it. Okay. तो ये स्ट्रक्चर का जो लोड है, यू कैन कंसिडर इट एज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ द बीम। या तो फिर आप कोई भी टैंकर या ट्रक ले लीजिए, ओके, उसमें भी बीम होता है, उसका जो कैरियर होता है, यहाँ पे नीचे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप रियल लाइफ में भी देख सकते हो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज पे अटेंशन टू इट। कैरियर के यहाँ पे अब बीम रखा हुआ होता है। ओके, दैट इज एक्चुअली लोड कैरिंग मेंबर। वो पूरा लोड लेगा, देन दैट लोड विल बी ट्रांसफर टू व्हील्स। तो दिस इज अ बीम, और उसके ऊपर ये रेटिंग, it can be a tanker of sand or anything. Okay, here for example I have taken this from Google. Okay, so this load is actually distributed uniformly. बीम का ये पॉइंट ले लीजिए, यहाँ से पीछे जाते तक, यहाँ तक, throughout the length of the beam same load act हो रहा है, okay, throughout the length of the beam. So this can be an example of a uniformly distributed load. And you see, every time I'm showing you different examples to let you know कि beams कहाँ कहाँ पे use होते हैं, and आप जो ये knowledge इस subject में gain करोगे, वो knowledge कहाँ पे आप utilize कर सकते हो। Okay, so for real life, this is a type of load acting on a beam, uniformly distributed load. So now I hope you get the idea of how a uniformly distributed load will look. And as I said, if I want to reduce this uniformly distributed load to a point load, suppose I want to convert this system into this one, जहाँ पे दो रिएक्शंस है एंड बीच में पॉइंट लोड है, मीन्स ये वाली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वाली सिस्टम को मैं इस सिस्टम में रिड्यूस करना चाहता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड लोड में। So as I said, I need to multiply this small w, okay, and pay attention. The load per unit length will be mentioned as small w, and only load will be mentioned as capital W. Okay, this notation you should keep in mind. So this is a small w, okay, and I want to convert into point load, so I will multiply it with length of the beam. Okay, so this will be now capital W, and its unit will be in Newton. बट अभी ये पॉइंट लोड मेरे बीम में कहाँ पे एक्ट हो रहा होगा? ओके, सपोज यहाँ 0 है और इस बीम की लेंथ है L। ओके, सो थ्रू आउट लेंथ ये कहाँ पे एक्ट हो रहा होगा? मैंने ये जो कन्वर्ट तो कर दिया पॉइंट लोड में, पर ये पॉइंट लोड लग कहाँ पे रहा है? यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है? सो द पॉइंट लोड will act at the CG of the uniformly distributed load. मीन्स अगर आप ये वाली फिगर देखोगे तो इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड
ऐसे दिखाया है रेक्टेंगल की तरह। ओके, दैट इज W पर यूनिट लेंथ। ओके, पर यूनिट लेंथ। So what will be the location of CG? इस rectangle की length है L. So rectangle we know CG is available at L by 2. So my point load will act at a distance L by 2. Okay. अभी यहाँ पे rectangle है, so L by 2 यहाँ से भी consider कर सकते हो या यहाँ से भी consider कर सकते हो। Okay. So if you convert this system into point load system, तो आपका जो भी point load है, जो converted point load है, that will act at the center of gravity of the load pattern। ये जो लोड की पैटर्न है यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स रेक्टेंगुलर पैटर्न है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा। लाइक दिस वन शोन इन दिस फिगर। so W into L acting at a distance L by 2. So UDL is uniformly spread over the beam, and equivalent point load that I just showed you. Equivalent point load means जो हम इस सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, W equivalent point load capital W is equal to intensity of load means load per unit length multiplied by length. Okay, so W into L, and it will act at the CG of loading. And keep this thing in mind, because in future we will be solving complicated examples in which multiple shapes will be there for loading. So every time you keep this thing in mind कि कोई भी आपको loading का पैटर्न दिया होगा, तो जो reduced equivalent load है that will be acting at the CG of the loading. So this one is the uniformly distributed load, and third one is uniformly varying load. Okay. Third one is uniformly varying load. Now from the name you can see uniformly varying means it is either reducing in one direction or increasing in one direction. Okay, like this. Let me draw it again. Suppose this is my beam, ये मेरा beam है, okay, और यहाँ पे मैंने support reactions है। So uniformly varying means the load will be zero at one of the end, suppose here, and load will be maximum at the opposite end. यहाँ पे maximum load होगा, और जैसे ही आप यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, so load is uniformly varying means linearly varying. एक triangular shape में load reduce होता जाएगा, and ultimately it will come to zero at this end. इसका opposite pattern भी हो सकता है like this. It can be zero at this point and maximum at the other end, but the variation will be uniform, or you can say linear. So this kind of loading is called uniformly varying loading. Now where this kind of loading acts? ये इस टाइप का लोडिंग कहाँ पे होता है? तो इफ यू रिमेम्बर आवर प्रीवियस लेक्चर, लास्ट में एंडिंग में मैंने दिखाया था कि रोड साइड पे जो होर्डिंग्स होते हैं, हाईवे पे भी जाओगे तो वहाँ पे भी दिखेंगे। ओके, दिस इज वन वर्टिकल पोल, और यहाँ पे होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं for advertisement purpose or for guidance purpose. Okay, so wind is actually wind load will be acting over these hoardings. So what will happen? wind का velocity हमको पता है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो तो wind का velocity बढ़ता जाता है। So wind velocity will be maximum at this height, it will be somewhat less at this height, it further less and less, and ground पे तो wind velocity almost zero हो जाती है।
तो इफ यू सी दिस काइंड ऑफ वेरिएशन कि जहाँ पे विंड वेलोसिटी 0 है, ऊपर जाते जाते विंड वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। एंड आई टोल्ड यू दैट दिस काइंड ऑफ पोल वी कैन ट्रीट एज अ बीम बिकॉज यहाँ पे विंड लोड जो है वो परपेंडिकुलर लग रहा है। So this is an example of a uniformly varying load. One more example is of dam. अगर आपने डैम देखा होगा, let me search if I can find on Google. Okay, let us take this one. डैम में भी जो लोड है लोड, okay, so you can see कि डैम का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो इट इज लाइक दिस। ओके, एंड डैम के एक साइड पे वाटर होता है जो हम स्टोर करते हैं। ओके, सो इफ यू सी कि यहाँ पे एट द फ्री सरफेस ऑफ वाटर यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे जैसे आप अंदर उतरते जाते हो यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ पे और ज़्यादा होगा। एंड एट द बॉटम द प्रेशर विल बी मैक्सिमम। तो यू सी एक एंड पे प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक है, और जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो प्रेशर बढ़ता जाता है। मीन्स दैट प्रेशर, इस प्रेशर से क्या होगा, प्रेशर यू कैन कन्वर्ट प्रेशर इनटू फोर्स। ओके, so force will be maximum at this point and it will be minimum at this point. Okay, so then you can use this kind of knowledge for designing dam also. Okay, अब प्रिलिमिनरी डिजाइन में देखते हो, ओके कॉम्प्लेक्सिटी में जाओगे तो काफी सारी चीजें आपको ध्यान में लेनी पड़ेगी, बट फॉर स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट के लिए आप एनालिसिस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। You can convert this water into uniformly varying load and then analyze the system. Okay. अभी कई लोग बोलते हैं कि सर डैम का तो क्रॉस सेक्शन मीन्स डैम का शेप तो ऐसा होता है, but if you see this dam is also made up, it is not a continuous structure. इसको भी parts में बनाया गया है। Okay, you can see the separations. So you for each and every separation you can consider this each and every vertical separation as a beam. Okay, and you can apply the equations or calculation procedure in analyzing these kind of structures. Okay, so this is another example of uniformly varying load. Okay. So generally uniform varying load are having triangular loading pattern. Okay, एक एंड के ऊपर मिनिमम होगा, दूसरे एंड के ऊपर मैक्सिमम होगा। So now if I want to reduce this system into point load system, okay, मुझे इस यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? So now you look at here, you observe what we did in uniformly distributed load. अब ऑब्जर्व कीजिए हमने क्या किया था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में लोड कितना एक्ट हो रहा है, दैट इज स्मॉल w पर यूनिट लेंथ। So if you see this is actually area of this rectangle, आप अगर ध्यान से देखो तो ये रेक्टेंगल का एरिया है, मीन्स हाइट मल्टीप्लाइड बाय width is a w into l, that is the equivalent load. So you can use the same knowledge here. So triangle है, ये triangle है जिसका जो height है that is w and width है l.
So what is the area of triangle? So equivalent load will be, area is 1/2 height multiplied by base, 1/2 W into L. Okay. So you see the equation over here. Equivalent load is equal to WL by 2 or 1/2 W into L. एंड ये लोड कहाँ पे एक्ट करेगा, ये साइड से कितने डिस्टेंस पे होगा, ये साइड से कितने डिस्टेंस पे होगा. सो एज आई सेड, इट विल एक्ट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोडिंग. तो यहाँ पे शेप कौन सा है हमारा, ट्रायंगल है. ट्रायंगल है जिसका लेंथ है कैपिटल एल और बेस यू कैन से. तो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आता है, यहाँ पे. तो इस साइड से अगर डिस्टेंस मेजर करूंगा तो डेट इज ट्वाइस एल बाई 3. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम देख चुके हैं. और यहाँ से अगर मैं मेंशन करूंगा इतना डिस्टेंस, दैट इज एल बाई 3. So you can identify the location of this point load, or you can say equivalent load. अभी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हम हर एक लोडिंग को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ले लो या फिर यूनिफॉर्मली वेराइंग ले लो, हम पॉइंट लोड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, बिकॉज इससे एनालिसिस जो है हमारा इजी हो जाएगा. सो दैट इज वाई. तो इज देयर एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ? No, sir. Okay, good. So last loading is a trapezoidal kind of loading. Trapezoidal kind of loading means जो लोडिंग का शेप होगा वो ट्रेपेजॉइडल टाइप ऑफ शेप होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीम है हमारा, उसका लेंथ है L. नाउ इट इज लोड W पर यूनिट लेंथ. नाउ ट्रेपेजॉइडल लोड मीन्स एक साइड पे तो मैक्सिमम लोड होगा, यहाँ पे मैक्सिमम लोड होगा, और दूसरी साइड पे जीरो नहीं पर कुछ कम वाला लोड होगा. ओके, दिस लोड इज नॉट जीरो. अगर आप जीरो कर देंगे इस लोड को, देन इट विल बी रिड्यूस टू अ ट्रायंगुलर पैटर्न, और यू कैन से यूबीएल, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड. बट हम ट्रेपेजॉइडल लोडिंग के अंदर एक एंड पे मिनिमम लोड होगा, यहाँ पे मिनिमम है, और दूसरे एंड पे मैक्सिमम लोड होगा. ओके, and intensity is W per unit length, small w per unit length. Here, okay, अब यहाँ पे A और B डायमेंशन नहीं है. Okay, these are load, but here for analysis purpose here we have mentioned A and B. तो अभी ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में से पॉइंट लोड में रिड्यूस करना है तो कैसे करेंगे? So we will use the same knowledge of moment of center of gravity, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम होती थी उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते थे. So if you see this trapezoidal section, this kind of section is there. So if you closely see this trapezoidal section, we can reduce into two sections. One, or you can say one as a triangle and second as a rectangle. Then you add both of them, so it will make your trapezoidal section. So same fundamental we will apply over here. So first, for triangle we know that the center of gravity is L by 3, or you can say 2L by 3 from this side. And what will be the point load in case of this? अभी आप ये ट्राइंगल देखते हो, यहाँ पे इसका हाइट है B और इतना हाइट है A. So what will be this much height? जो मेरा ट्राइंगल है उसका हाइट कितना होगा? This height will be B minus A. ये जो B है उसमें से A सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी का बचेगा B minus A. So this triangle is having a height B minus A. और रेक्टेंगल को देखेंगे. सो रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या है? A मल्टीप्लाई बाई L. इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा इसके सेंटर में.
So now we have two sections and we have the location of CG of these two sections. So we will use the equation of x bar. Okay, we are adding these things, so a1 x1 plus a2 x2 divided by a1 plus a2. So we get the location of CG of trapezoidal section. Okay, this equation a plus twice b divided by a plus b multiplied by l by 3. And this distance you have measured from which axis, सॉरी फ्रॉम विच एंड, ये कौन से एंड से आपने मेजर किया है? यू सी वी आर टेकन 2l/3. ओके, मींस ये वाले लेफ्ट मोस्ट साइड से मेजर किया है. ओके, सो यहाँ से x बार जितने डिस्टेंस पे हमारा ये जो सेक्शन है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेटेड होगा. तो मुझे इतना तो पता चल गया है मेरा बीम है उसमें इस पॉइंट के ऊपर जो मेरा लोड कन्वर्ट करूंगा वो लगेगा. बट इक्विवेलेंट लोड होगा कितना? यहाँ पे तो मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड किया. ओके, एक्स बार. बट यहाँ पे कितना लोड लग रहा है? तो फॉर दैट इक्विवेलेंट लोड इज इक्वल टू इसमें जितना लोड होगा वो प्लस यहाँ पे जितना लोड होगा वो. सो W1 प्लस स्मॉल W2. सो अगर ट्राइंगल सेक्शन में देखते हैं तो ट्राइंगल सेक्शन में इक्विवेलेंट लोड कितना होता है? 1/2 b माइनस a मल्टीप्लाई बाई l. ओके, ट्राइंगल का जो एरिया है वो, तो 1/2 b माइनस a इंटू l. और ये रेक्टेंगल है उसका लोड कितना होगा? इक्विवेलेंट लोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू a इंटू l. So if you give the simplification, you will get equivalent load W is equal to A plus B by 2 multiplied by L. Okay, this will be capital W. A plus B by 2 multiplied by L. Are you getting this? ये ट्रेपेजॉइडल सेक्शन आपको दिया होगा तो आपको दो सेक्शन रेक्टेंगल और ट्रायंगल में रिड्यूस कर देना है. देन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के फंडामेंटल्स थे वही अप्लाई करने हैं. इज इट क्लियर टू यू? यस सर. ओके, सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ लोडिंग. जनरली आपको एग्जाम में इन चारों में से कोई भी लोड आपको, कोई भी पैटर्न आपको दिया गया हो सकता है. तो यू सी नाउ कि कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है यहाँ पे एग्जाम्पल्स के अंदर, बिकॉज हमारे पास डिफरेंट 5 टाइप्स के बीम है. सो आप इनमें से कोई भी बीम सिलेक्टेड हो सकता है. ओके, आप सिंपली सपोर्टेड बीम दिया गया हो सकता है या तो फिर कैंटिलीवर भी दिया गया हो सकता है. अभी इसके ऊपर सपोर्ट भी अलग अलग है. रोलर सपोर्ट भी हो सकता है, हिंज सपोर्ट भी हो सकता है, फिक्स्ड सपोर्ट भी हो सकता है, और इसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग पॉसिबल है. ओके, यहाँ पे पॉइंट लोड ले लीजिए या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी दिया गया हो सकता है या यूनिफॉर्मली वेरिंग दिया गया हो सकता है, या तो फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि बीम के थोड़े पोर्शन के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिया गया हो और कहीं और थोड़े डिस्टेंस पे पॉइंट लोड दिया गया हो. ओके, सो देयर आर n नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल और हर एक काइंड ऑफ एग्जांपल्स सॉल्व करना अभी प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं रहेगा. सो आई सजेस्ट यू गो फंडामेंटली. जो कॉन्सेप्ट आप लर्न कर रहे हैं वो ध्यान से सीखिए. सो दैट कॉन्सेप्ट यू कैन अप्लाई एनीवेयर. कोई भी कॉम्बिनेशन दिया गया हो सकता है, अब कोई भी कॉम्बिनेशन में दैट फंडामेंटल विल नॉट गो रॉन्ग. We have a small topic. Okay, we will take up a small topic, then we will stop. The bending and shearing stresses in the beam. Okay. अभी बीम के अंदर बेंडिंग हो रहा है. Okay, so actually what is happening there, that we will see. Okay, so as I said कि आपको कोई भी टाइप का बीम दिया गया हो सकता है, उस पे कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स भी दिए गए हो सकते हैं लाइक दिस. Okay, so consider this beam, okay, which is having a combination of loading in this much portion, means
अगर पूरे बीम का लेंथ L है, सो उसमें से इतनी लेंथ A लेंथ तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट हो रहा है, एंड थोड़े डिस्टेंस पे P1 लोड है, देन अगेन सम डिस्टेंस पे P2 लोड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिड्यूस दिस सिस्टम इनटू रिएक्शंस. ओके, ये जो सपोर्ट्स है उनको मैं रिप्लेस कर दूंगा रिएक्शंस से. So I am having a reaction, vertical reaction, both of ends RA and RB. Now if I cut this beam at the section C, यहाँ से अगर मैं कट करता हूँ मेरे सेक्शन को, बीम को कट करता हूँ, तो वहां पे क्या हो रहा है? So if I cut this section, अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ सेक्शन को, okay, so actually what I can see, a shearing force. Okay, here V is shearing force. A shearing force is acting in this direction, as well as a moment or reaction moment, you can say. A moment is acting in this direction. Because अगर आप देखोगे तो हमारा बीम जो है वो ऐसे करके डिफ्लेक्ट होगा. तो अगर मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और इतना पोर्शन ड्रॉ करता हूँ, तो मेरा एक्सटर्नल मोमेंट कितना है? इस डायरेक्शन में है m. Here I am having vertical reaction. तो अगर मुझे ये वाला जो सेक्शन है, लेट मी शो, अगर मुझे ये वाला जो सेक्शन है उसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? इफ आई वांट टू कीप दैट सेक्शन इन इक्विलिब्रियम, तो मैंने सेक्शन कट करके यहाँ पे लोड जो एक्ट हो रहा है, लेट मी फर्स्ट शो दिस, कि वर्टिकल रिएक्शन है एंड एक एक्सटर्नल मोमेंट अवेलेबल होगा, बिकॉज ये बैंड बीम जो है वो बैंड हो रहा है. सो here, to balance this thing, I must have a vertically downward force and a moment opposite to this one. Similarly, अगर ये वाला साइड देखते हैं तो यहाँ पे भी वर्टिकल फोर्स है एंड मोमेंट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. सो इफ आई शो दिस सेक्शन, तो यहाँ पे एक्सटर्नल लोड है, मोमेंट है, तो यहाँ पे मुझे मोमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में. तो यू सी दिस मोमेंट्स आर एंड दिस मोमेंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो अगर ये आप बीम को कंबाइन करोगे यहाँ पे, so they will cancel each other, and only external moment will be there, and a vertical force V, a shearing force V will be acting in upward direction. अभी ये upward क्यों लग रहा है? Because if you see, shear force comes with partner. अगर आप यहाँ पे एक सेक्शन ले लीजिए, यहाँ पे दूसरा सेक्शन ले लीजिए, अगर आप इसको नीचे की तरफ धक्का देते हैं, so what will happen, ये वाला जो ब्लॉक है, सपोज ब्लॉक ए, ब्लॉक बी जो है वो ब्लॉक ए के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में लोड लगा रहा होगा, एंड ब्लॉक ए जो है वो ब्लॉक बी को ऊपर की तरफ खींचा रखा होगा. सो दैट इज द नेचर ऑफ shear force. It comes with partner. And shear force, if our section, अगर हम shear force mention करते हैं और हमारा section ऐसे रोटेट होता है, तो this shear force is called positive shear force. And अगर मेरा बीम लोडिंग की वजह से इस डायरेक्शन में ऐसे बेंड होता है, like smiley, okay, so it is called positive bending moment. This kind of bending moment is called positive bending moment, or other name is sagging moment. Okay, ये sag हो रहा है. अगर लोडिंग की वजह से मेरा बीम जो है वो इस डायरेक्शन में बेंड होता है, so that is the negative bending moment, or you can say hogging moment. And we know the equation of bending stress in a beam, sigma is equal to my by I. This we have already derived. So
This sign convention you must keep in mind. These are very useful before examples. So now let us see the relations among load, shear, and bending moment. Okay, what is the time? Okay, we are having 15 minutes, but this topic will take a longer time. So I'll take this topic in next lecture. I will stop over here. Is there any confusion in the topic learned till the time? अभी तक जो भी देखा उसमें कोई प्रॉब्लम है? No, sir. Okay, good. Then I will stop here.